नमस्कार, पोल्स पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। आज हम बिहार की पॉलिटिक्स पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बिहार में जो इस बार समीकरण बन रहा है वो बहुत ही दिलचस्प है। क्योंकि एनडीए और इंडिया अलायंस यानी आरजेडी कांग्रेस के साथ जो जिनकी टक्कर है वो सीधे जेडीयू और बीजेपी की। अक्सर हमने देखा कि जेडीयू, हमने जो सोचा था इससे पहले कि जेडीयू इस बार इंडिया अलायंस में होगा, लेकिन चुनाव आते आते जेडीयू जो थी वो एनडीए की ओर चले गए, नीतीश कुमार एनडीए की ओर चले गए। लेकिन उसके बाद जो समीकरण बन रहा है वो बेहद ही दिलचस्प है। दूसरे चरण का चुनाव बिहार में 5 सीटों पर है। बिहार की 5 सीटें जो है वहां पर नीतीश कुमार बहुत जमकर मेहनत कर रहे हैं इन 5 सीटों पर। और इस पर बात करने के लिए आज हमारा रोजाना की तरह जो हैं वो हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। सर, बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प है। खास तौर पर सर पूर्णिया की जो सीट है, पप्पू यादव वर्सेस जेडीयू का जो प्रत्याशी है और वहां पर आरजेडी का जो प्रत्याशी है, लगातार इस सीट पर बहुत ही, ये सीट जो है वो हाईलाइट हो चुकी है। बताइए क्या समीकरण बन रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। ये जो दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसमें आप देखेंगे कि तकरीबन जो है 89 सीट्स हैं और 12 स्टेट है उसमें जा रहा है। इसमें बिहार, जैसा आपने कहा कि क्रूशल स्टेट है, इसलिए क्योंकि बिहार को आप थोड़ा सा पीछे देखें तो बिहार से ही एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ इंडिया ब्लॉक का, जिसमें सभी अपोजिशन पार्टीज एक साथ मिली, पटना में सम्मेलन हुआ। सभी कम्युनिस्ट पार्टी से लेके, कांग्रेस पार्टी से लेके जेडीयू, जिसके आप कह सकते हैं कि अगुआ थे नीतीश कुमार, उस समय मुख्यमंत्री जो उस समय थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज की स्थितियां बदली हुई हैं, वो डिसिल्यूजन्ड हो गए, क्योंकि जिस तरह से जो है अपोजिशन यूनिटी की बातें आगे बढ़ रही थी, या फिर जिन्होंने उन्होंने उम्मीद की थी कि शायद उनको उस अपोजिशन यूनिटी का एक संयुक्त चेहरा बनाया जाएगा, ऐसा हो नहीं पाया, जिसकी वजह से उन्होंने जो है फिर से उनको मौका मिला और वो वापस चले गए, और वो वापस आ गए बीजेपी के साथ में आ गए। बीजेपी के साथ आने पर उनको थोड़ा सा एज इस तरह से मिलता है, क्योंकि वो जो है एक नेशनल अलायंस के साथ आ गए। उस समय कहने को कांग्रेस नेशनल अलायंस में थी, लेकिन उनकी जो भूमिका थी, जो वो भूमिका चाह रहे थे, वो नहीं मिल पा रही थी। तो इस समय समीकरण बदला हुआ है। 5 सीट जो वोट करने जा रही है इस बार बिहार की, वो बड़ी क्रूशल सीट्स हैं। वो सीमांचल कहलाता है, सीमांचल एरिया कहलाता है बिहार का। बॉर्डर एरिया जो वेस्ट बंगाल से और उधर की तरफ से नेपाल से भी टच करता हुआ बॉर्डर है, इसलिए सीमांचल है। वहाँ की परिस्थितियाँ बड़ी विचित्र क्या मतलब बैकवर्ड रीजन आता है, पटना से काफ़ी दूरी पर है। पूर्णिया की बात कही आपने, तो पूर्णिया भी उसी तरह का जो रूरल डोमिनेटेड जो है डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर जो आपने कहा कि पप्पू यादव वहाँ से 3 बार से एमपी रह चुके हैं, 3 बार से एमपी रहे हैं। उनकी जो खासी पकड़ है, और उनकी खासी पकड़ जो मुस्लिम और यादव बैंक में, वोट बैंक जो आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक है, यही कारण था जिसकी वजह से जब उन्होंने कांग्रेस में मर्ज किया तो राष्ट्रीय जनता दल ने जो है उनको जो है एक तरह से काफ़ी दिन तक लटकाए रखा उनके नाम को लेकर। कांग्रेस की तरफ से होने वहां भी एक तरह से देखें तो इंडिया ब्लॉक में एक राजनीति हो गई। बिल्कुल, आरजेडी ने जो है कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट को कट किया और उस सीट पर जो है उन्होंने ऐसे कैंडिडेट खड़ा किया है जिसमें आप, वो जेडीयू की एमएलए हुआ करती थी बीमा भारती जी, जो आरजेडी की नहीं, वो जेडीयू से टूटकर आरजेडी में आई जी, और आते ही उन्होंने जो है लालू प्रसाद यादव जी ने आशीर्वाद दिया और उनको जो है पूर्णिया सीट से खड़ा कर दिया। पूर्णिया सीट से खड़ा होने पर उनके साथ में जो है बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, क्योंकि उसके बाद रिबेल हो गए एक तरह से देखा जाए। पप्पू यादव रिबेल हो गए और वो डिटर्मिन्ड है, इंडिपेंडेंट के रूप में लड़ रहे हैं। और इस समय जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसा कि उनकी पॉपुलैरिटी रही है, मुस्लिम भी वोट बैंक जो आरजेडी का, वो उन्हीं की तरफ जा रहा है। लेकिन सर ऐसा क्या हुआ कि पप्पू यादव ने अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया, यानी एक तरीके से इंडिया अलायंस में कर दिया। उसके बाद इंडिया अलायंस के उन्होंने अंतिम समय तक कहा कि मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ, अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ, लेकिन लालू क्यों नहीं माने? आरजेडी से क्यों उनकी अनबन है? देखिए, आरजेडी से उन लोगों के अनबन उनकी पर्सनल लेवल पे कुछ जो कारण है उसकी बात है, और दूसरी बात है कि वो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात उनके बात बताऊं कि वो किसी भी समय जो क्षेत्र में अवेलेबल रहते हैं, बहुत बोल्ड नेता हैं। जब बाढ़ आई थी तो उनकी तस्वीरें काफी वायरल होती, तो वो जनता में बहुत पॉपुलर नेता हैं। और दूसरे जो है उनके साथ में जो है वो कॉम्बिनेशन जो है मुस्लिम यादव एमवाई फैक्टर, जो कि कोर वोट बैंक है आरजेडी का, उसमें वो अगर वहाँ उस अलायंस के साथ होते हैं तो उसके बड़े नेता हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो देखा जाए तो अगर आरजेडी की तरफ से तेजस्वी को आगे किया गया है, उस समय अलायंस के वो चेहरा है आरजेडी के सबसे बड़े, अपने पिताजी के बाद में वो बड़े चेहरा है, तो उस स्थिति में उनके लिए भी थ्रेट परसेप्शन हो जाता है। इस परसेप्शन को देखते हुए कि एक बड़ा नेता यादव
तेजस्वी यादव के साथ में खड़ा हो जाए। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो है आरजेडी ने जो है कोशिश की कि इनके प्रॉस्पेक्ट को कम किया जाए और उनको किनारे कर दिया ऐसा जाए। कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव अपने समकक्ष जो नेता आ रहे हैं उनकी पार्टी में, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं? देखिए, ऐसा मैं इस तरह का स्वीपिंग रिमार्क नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि किसी भी राजनीति में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में भी जिस तरह से चल रहा है, अगर राहुल गांधी हैं तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उस तरह के नहीं हैं। जो लोग या तो किनारे हो गए हैं या कुछ लोग डिसिल्यूजन्ड होकर, चाहे सिंधिया हो, कुछ दिन तक तो रिबल मिस्टर सचिन पायलट भी रहे हैं। तो जो किसी भी पार्टी में जो है पैरेलल लीडरशिप नहीं बनाई जाती है, जैसी कि परंपरा है यही है। पर अगर कोई पैरेलल नेता उभरता है तो उसके जो है विंग्स क्लिप कर दिए जाते हैं, उसको जो है कट टू साइज कर दिया जाता है। ऐसी फिलहाल राजनीति की मांग भी है, क्योंकि आप अगर किसी पार्टी के बड़े नेता हैं तो अपने समकक्ष किसी को बराबर का ओहदा नहीं देंगे। तो ये तो परंपरा है राजनीति की, उसी के तहत मुझे लगता है कि वो भी एक कारण है। बिल्कुल। दूसरा कारण ये है कि मुझे लगता है कि पप्पू यादव वहाँ में जो है जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर आप पूर्णिया का आप देखें तो वहाँ पर शेड्यूल कास्ट 15% के आसपास है और मुस्लिम वोट बैंक है 24%, 23.5% के आसपास। तो वो एक उनका वो बेस भी बनता है। तो उस तरह से उस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हुए जो है एक सशक्त नेता उभरते हैं और उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सका है, क्योंकि बहुत मुखर वक्ता हैं। और 2015 में मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट में उनको जो है बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिला है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी अलग दिखती है। कांग्रेस को तो फायदा होता ही अगर उनको वहाँ से टिकट मिलता है, लेकिन फिलहाल जो है समीकरण बदले हुए हैं। बिल्कुल सर, जो ये बिहार की 5 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होगा, कौन सी पार्टी आपको यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जो हैं वो ग्राउंड पर बने हुए हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, और खास तौर पर बिहार की बात करें, जाति जनगणना भी नीतीश कुमार की सरकार ने करवाया, कास्ट सेंसेक्स करवाया, उसके बाद आंकड़े भी सबके सामने रखे। तो कितना उसका फायदा होगा नीतीश कुमार की पार्टी को? देखिए, नीतीश कुमार अभी भी सत्ता में बने हुए हैं, चीफ मिनिस्टर अभी भी हैं। तो वो मैं देख रहा था उनकी सभाओं में, जिस तरह से उन्होंने अभी इस सीमांचल में ही घूम रहे थे तो रैली कर रहे हैं। तो उनकी जो बात आपने सुनी होगी कि उन्होंने जो मुसलमान वोटर्स हैं, उनके साथ उन्होंने क्या क्या सुविधाएं दी ग्रामीण अंचल में। तो उन्होंने ये गिनाने की कोशिश की कि जब आप लोग मेरे साथ में रहे क्या स्थिति हुई है, उसके पहले आरजेडी के साथ में थे तो क्या स्थिति थी। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं अभी पूर्णिया का एग्जाम्पल लूँ, पूर्णिया में संतोष सिंह कुशवाहा हैं जो कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और जेडीयू के प्रत्याशी थे, जीते भी थे। तो उनके फेवर में जाना जेडीयू के लिए भी चैलेंज है। अगर जेडीयू जो है बीजेपी के साथ में आई है तो यही वायदा करके आई है ना कि हम 40 की 40 सीट जीतेंगे बिहार की। अगर उनके मद की यानी उनके हिस्से की जो सीट हारते हैं तो ये भी उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा, उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इस वजह से वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं किशनगंज की खास चर्चा करना चाहूँगा। किशनगंज में आप देखेंगे, किशनगंज बिहार की एक ऐसी सीट है सीमांचल एरिया में जहाँ आपकी तकरीबन जो है लोग डेटा अगर हम देखें तो उसमें तकरीबन जो है 65% मुसलमान वोट बैंक है। तो वो निर्विवाद रूप से जो है वो मुस्लिम कंस्टिट्यूंसी है। आप इस तरह से कहते हैं कि जो मुसलमान नेता वहाँ का बड़ा, कांग्रेस कई बार से वहाँ पर उनके नेता हैं वो जीतते रहे हैं वहाँ से। अब इस समय जेडीयू के लिए चैलेंज है, वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि वहाँ एंट्री कर दी है एआईएम के ओवैसी साहब ने। ओवैसी साहब के बारे में बताऊं कि वहाँ की जो असेंबली सीट है उसमें से तकरीबन 6 असेंबली सीट है, उसमें 6 असेंबली सीट है किशनगंज में। तो आरजेडी एक जीती, कांग्रेस एक जीती और एआईएमएम ने 4 सीट जीती थी जो पिछले असेंबली इलेक्शन हुए थे बिहार के। तो 4 असेंबली सीट जीतने का मतलब मेजॉरिटी जो है आपके पास में है वहाँ का वोट बैंक। इसलिए ओवैसी साहब जो असदुद्दीन ओवैसी जो है लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हैं और उन्होंने जो है इस चुनाव को एक तरह से दिलचस्प बना दिया है। किशनगंज की सीट जो है लगता है कि वो जीत जाएंगे। ये सबसे बड़ा जो है उनके लिए चैलेंज भी है। और देखा जाए अगर कुछ स्थिति बलती है तो वो नुकसान सबसे ज्यादा जो है आरजेडी और इंडिया ब्लॉक का करेंगे। बिल्कुल ऐसा तो क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले में होता है। ओवैसी ना तो इंडिया ब्लॉक के साथ है ना ही वो एनडीए के साथ है, लेकिन कहाँ बाद में जाएंगे वो बात तो अलग। और एक बात मैं बता दूं, किशनगंज की सीट इसलिए इंटरेस्टिंग मैंने बताया ना कि वो जेडीयू और
इंडिया ब्लॉक और AIMM के बीच में, तीनों के बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष है, उसका असर और सारी सीट पे भी पड़ेगा। मुस्लिम वोट बैंक और पोलराइज होगा और जो मेजॉरिटी वोट बैंक है और पोलराइज होगा। तो इसमें जो MY फैक्शन है, जो MY की जो अर्थमेटिक है, पॉलिटिकल अर्थमेटिक है, वो इंडिया ब्लॉक के फेवर में थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं कि बिहार में जो है इस बार, अभी तक तो ओवैसी साहब कह रहे थे कि मैं 3 जगहों पे कैंडिडेट खड़ा करूंगा, लेकिन वहाँ की जो स्टेट यूनिट है उसने 13 कैंडिडेट्स की लिस्ट सौंप दी है। तो अगर वो 13 जगह लड़ते हैं तो आने वाले समय में और मुश्किल हो सकती है। बहुत बिल्कुल बदलाव आ सकता है समीकरण में। इसके अलावा सर एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है बिहार की राजनीति में कि जब JD और RJD साथ में थी, सरकार में थी, तो तेजस्वी यादव लगातार गिना रहे हैं कि जब वो सरकार में थे तो उन्होंने क्या क्या काम करवाए। इस दौरान लगातार जनता के बीच में यही बात कर रहे हैं। उसके बाद कर रहे हैं वो नौकरियां देने की बात कर रहे हैं कि हम करोड़ों नौकरियां देंगे, 2 करोड़ के समथिंग वो बात कर रहे हैं। तो कैसे, मतलब इस चीज़ का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी यादव में नो डाउट आप देख सकेंगे कि वो बिहार की राजनीति में जो उभरते हुए बड़े नेता हैं जी। और वहाँ की जातीय जो राजनीति है उसमें उन्होंने अपनी एक पैठ बना ली है। परंपरागत अपने मुस्लिम यादव जो वोट बैंक का जो फैक्शन है, जो कंसोलिडेशन है, उसमें उन्होंने बना ली है अपनी पैठ। तो इसी वजह से जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, आप देखेंगे जो पिछला वाला, उसने उनके दम पे ही आप कह सकते हैं कि 70+ सीट जो है उनकी पार्टी जीती थी। वो निर्विवाद नेता बन चुके हैं लालू प्रसाद यादव के बाद में बिहार की राजनीति में जो है, और आने वाले समय के चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। तो क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें तो नीतीश कुमार के बाद कोई दूसरा जो नेता नजर नहीं आता है, लेकिन RJD के पास तेजस्वी यादव है। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो भाई आप कह सकते हैं कि वो परिवार की ही पार्टी है। तो परिवार में जो पिता के बाद पुत्र ही उसको इनहेरिट करेगा और काबिल पुत्र इनहेरिट करेगा, ये भी बात सही है। उन्होंने एक जो RJD ने अपना जो एजेंडा जारी किया था, जो मैनिफेस्टो कहते हैं, उसको 24 वचन पत्र कहा है। 24 वचन पत्र में 24 बातें उन्होंने कही है, उसको 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा गया। तो उसमें 24 वचन पत्र में उन्होंने जो कांग्रेस का एजेंडा है कि महिलाओं के लिए सुविधाएं और इतने रुपए देंगे और बेरोजगारी से निपटने के लिए इस तरह के प्रोग्राम हम मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उसमें उन्होंने अपनी जो पिछली सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उसका भी एग्जाम्पल दिया है कि रिकॉर्ड समय में हमने किस तरह से इतने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया, 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट दिया लोगों को। उसी तरह से वो कहते हैं कि हम रिकॉर्ड अमाउंट में समय की सीमा के तहत अगर इंडिया ब्लॉक आता है, उन्होंने एक तरह से नेशनल आउटलुक को लेते हुए अपने वचन पत्र में जो है बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जो है अपनी बात कही है। तो इस तरीके से देखा जाए कि उनका जो है रोल जो है इन 5 जो सीट हैं दूसरे फेज की, एक तरह से देखा जाए तो सभी सीट पे, लेकिन दूसरे फेज में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो 5 सीट में है, मैं देख रहा हूँ कि इस सब में जो है मुस्लिम वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण। और एक आश्चर्य की बात बता दूं कि मैं इन 5 सीट पे मैं देख पा रहा हूं जो कि बंका है, भागलपुर है, कटिहार है, किशनगंज और पूर्णिया है। यहाँ पर एक सीजेबल नंबर अब करीब 2 से 4% के बीच में शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन भी है। शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन का होना इस अंचल में, सीमांचल के एरिया में, बिहार में, वो भी 2-3% मैटर करता है। और वो किस तरफ जाता है ये भी, क्योंकि अगर चुनाव कांटे का हो रहा है तो उसमें वोटिंग जो विनिंग मार्जिन होगा वो कम ही होगा। तो उसमें ये छोटे छोटे जो परसेंटेज ऑफ वोट बैंक है ये भी अपना एक अहम रोल पिछली बार हमने देखा कि लेफ्ट की जो पार्टी थी वो अलग से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार लेफ्ट भी इंडिया अलायंस का पार्ट है। कितना फर्क पड़ेगा इसका? हाँ, लेफ्ट इंडिया अलायंस के होने के साथ में आप कह रहे हैं लेफ्ट अलायंस है। सेकंड फेज में आप देखेंगे कि केरला में CPI CPM के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। वहाँ पे उन लोगों ने बिल्कुल अलायंस नहीं किया है क्योंकि कांग्रेस पिछली बार बिहार की पॉलिटिक्स में कितना मैं लेफ्ट अलायंस की बात कर रहा। तो ये मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। वहाँ पर तो वो लोग अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाह रहे, कांग्रेस जीती हुई थी। यहाँ लेफ्ट माले ML CPI ML के जो है उसको दिया है, CPM को दिया है, CPI को सीट दी है बिहार में। उन लोगों ने एडजस्ट करने की कोशिश की है क्योंकि बिहार की जो राजनीति में जो है लेफ्ट पार्टी जो है वो अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी CPI ML हुआ करती थी, जो कि आप कह रहे हैं कि अल्ट्रा लेफ्ट आप समझ रहे हैं ना कि मूवमेंट बहुत ठीक ठाक रहा है। जब लालू आए थे तो उस समय वो अपने शर्म पे मूवमेंट हुआ करता था, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर हुआ करता था, PW पीपुल्स वॉर ग्रुप हुआ करता था, सब यूनाइट हो गए। लेकिन जो इस समय जब ये चुनावी, तब वो लोग चुनावी राजनीति में अल्ट्रा लेफ्ट नहीं हुआ करता था, CPI और CPM ही लड़ा करते थे। तो ये लेफ्ट यूनिटी जो है, चूंकि बिहार में जो है गरीबी जबरदस्त है और बैकवर्डनेस बहुत जबरदस्त है कुछ एरियाज में, तो उन वहाँ के मासेस को मोबिलाइज करके अभी भी जो है लेफ्ट का रेलिवेंस बचा हुआ है उस लेवल पे। तो उन लोगों का भी परसेंटेज है, वो लोग भी कुछ
1-2 सीट पे जो है अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है बीजेपी और जेडीयू को चैलेंज करने के लिए। कितना प्रभावी होगा ये तो अब 4 जून को रिजल्ट में ही पता चलेगा। बिल्कुल। तो देखिए, बिहार की राजनीति इस वक्त जो है वो बहुत ही उथल पुथल में है, क्योंकि बिहार में इस वक्त सीधे सीधे लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस है। एक और बात मैं कहूँगा, सेकेंड फेज की हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, तो यूपी की भी 8 सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फेज में 8 सीट थी, तो पहले फेज के साथ वो कॉन्ट्रडिक्शन था कि पहले फेज में जो सिर्फ 2019 में 3 सीट जीती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो दूसरी फेज की 8 सीट हैं, इसको बीजेपी ने अधिकांश नहीं 7 सीट जीते थे, एक्सेप्ट जो है अमरोहा में बीएसपी के दानिश अली जीते थे, जो कि इस बार कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। बाकी शेष जो है 7 सीट पे बीजेपी ही जीती थी, और इस बार भी तकरीबन वही संभावना है कि बीजेपी ज्यादातर सीटों पे डोमिनेट करती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश में तो जिस प्रकार हम लोगों ने चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है दूसरे चरण में वो काफ़ी मजबूत है, तो इस बार देखना होगा कि वो कितनी और मजबूत होकर उभर पाती है। लेकिन बिहार का जो समीकरण है वो अभी काफ़ी उलझा हुआ है। बिहार में भी इंतजार करना होगा आपको नतीजों का, कि बिहार में जब नतीजे आएंगे तो क्या किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। तो आज के पोल पंच में हमने यही कोशिश की है कि आपको बिहार की राजनीति समझाएं कि इस वक्त क्या समीकरण बिहार में बन रहे हैं, और खास तौर पर पूर्णिया की जो सीट है वहां पर पप्पू यादव वर्सेस और जेडीयू और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं, यानी बीमा भारती आरजेडी से चुनाव लड़ रही हैं, वो कितनी मजबूत हैं और कितनी उनके बीच में जंग हो सकती है, टक्कर हो सकती है, समझाने की कोशिश की। लगातार इसी प्रकार से हम पोल पंच में आपके सामने रोजाना जो दिन भर का जो चुनावी अपडेट्स होता है वो बताते हैं, और क्या क्या समीकरण बन रहे हैं वो आपको समझाते हैं। लगातार पोल पंच के साथ बने रहिएगा और देखते रहिए India.com।